दास्तान इश्क की भाग 23। अब तक आपने पढ़ा, लाजो और भुवन की शादी हो जाती है। आदित्य के घर में कावेरी की सगाई की तैयारी हो रही है। अब आगे। कैफे में आकांक्षा विक्रम के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। आकांक्षा पूछती है, अब हमें आगे क्या करना है? कोई प्लान है तुम्हारे पास? फिलहाल तो जो हो रहा है होने दो, हमारी शादी के बाद देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि शादी में कुछ भी परेशानी हो। आकांक्षा ने विक्रम की तरफ देखा और बोली, तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बच्चे को लेकर भी नहीं? विक्रम ने कहा, हाँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हें तब भी चाहता था जब तुम आदित्य से प्यार करती थी। जब तुम्हारे लंदन जाने का पता चला तब भी मैं आया था, लेकिन जब मैं पहुंचा तुम जा चुकी थी। और रही बात इस बच्चे की, तो जैसे तुमने मुझे अपनाया मेरी हर बात जानते हुए, तो मैं तो तुम्हें पहले से प्यार करता हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है ये किसका बच्चा है, जब तक तुम या मैं किसी को नहीं बताएं। आकांक्षा ने विक्रम से कहा, मैं तुम्हें शायद कभी प्यार न कर पाऊं, वो मैं देख लूंगा, उसकी परवाह तुम मत करो। तुम बस अपना ध्यान रखो, बाकी मैं हूँ, सब देख लूंगा। अब चलें? आकांक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और कैफे से दोनों बाहर निकल आए। आकांक्षा घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने कपड़े बदले और बेड पर सीधे लेट गई। उसने आंखें बंद की तो आदित्य का चेहरा उसके सामने आ गया। उसने अपनी आंखें खोली, आंसू उसकी आंखों के कोने से बहने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया आदि? उसने मन में ही बोला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आकांक्षा उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने कांता प्रसाद और रेखा दोनों खड़े थे। आकांक्षा ने दोनों को अंदर आने के लिए बोला। दोनों अंदर आए और बैठ गए। आप दोनों एक साथ आए, कुछ बात है? आकांक्षा ने पूछा। रेखा ने आकांक्षा को अपने पास बैठने के लिए बोला। आकांक्षा उनके पास बैठ गई। उसने आकांक्षा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, हमें पता है तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो सके तो भूल जाओ आदित्य को, अपने नए रिश्ते को संभालो। ओम जी को सब पता है, फिर भी वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। आकांक्षा रेखा का हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं कभी नहीं कर सकती। और रही बात विक्रम से रिश्ते की, तो वो मैं देख लूंगी, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आकांक्षा, कांता प्रसाद जी ने थोड़ा जोर से कहा। क्या पापा, आप भी यही चाहते हैं मैं भूल जाऊं सब? तुमने राधिका पर हमला करवाया। उनकी इस बात पर आकांक्षा ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। बोलो, कांता प्रसाद ने और जोर से कहा। आकांक्षा थोड़ा डर गई और बोली, हाँ, लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ सालों से ही बाहर था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। जानती भी हो, अगर वो आदमी पकड़ा जाता और उसने तुम्हारा नाम ले लिया होता, तो पुलिस बाद में पता करती, आदित्य तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, और कहाँ तुम गायब होती ये किसी को पता भी नहीं चलता। वो राजा है यहाँ का, पत्ता भी हिलता है ना तो उसे बताकर हिलता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये हरकतें करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। उसे पता तो चल ही गया होगा, लेकिन उसने अब तक कुछ किया नहीं। मुझे हैरानी इस बात की है, उस राधिका ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा था आदि, वो बीच में आ गई, उसकी वजह से आदि मुझसे दूर हो गया। वरना वो, जिसने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की मेरे अलावा, उसने राधिका से शादी कर ली। बस करो तुम, अब से तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम्हारी शादी विक्रम से नहीं हो जाती, समझी? चलो रेखा। पापा, आकांक्षा ने कहा। कांता प्रसाद ने घूरकर उसकी तरफ देखा। आकांक्षा एक कदम पीछे हुई और नजरें नीची कर ली। कांता प्रसाद जी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और अपने कमरे में चले गए। बीता वक्त उनकी आंखों के सामने आ गया। कैसे उदय ठाकुर को उनके पिताजी की गद्दी मिलने के बाद उन्होंने उदय ठाकुर के साथ मिलकर किशनगढ़ के लिए काम किए। इस गांव को खुशहाल बनाने में दिन रात एक कर दिया। दिन रात का उठना बैठना था, घर जैसे संबंध हो गए थे। आदित्य उनकी गोदी में खेलकर बड़ा हुआ और आकांक्षा तो जैसे आदित्य के बिना रहती ही नहीं थी। दोनों को साथ देखकर कांता प्रसाद जी ने सपने सजा लिए थे कि आकांक्षा की शादी वो आदित्य से करेंगे। आदित्य की मां के गुजर जाने के बाद एक दिन कांता प्रसाद उदय ठाकुर के पास आकांक्षा और आदित्य की बात करने के लिए गए। वहां देवेंद्र जी भी बैठे थे। उदय ठाकुर ने तब कांता प्रसाद जी को बताया कि
देवेंद्र जी के छोटे भाई की बेटी से आदित्य का जो रिश्ता हमने बचपन में जोड़ा था, उसे अब अंजाम देने का वक्त आ गया। हम आदित्य की शादी राधिका से करने की बात कर रहे हैं। कांता प्रसाद जी फीकी सी हंसी के साथ बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। आदित्य को पता है ना सब? नहीं, उसे कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता? दरवाजे से आते हुए वीर प्रताप जी ने कहा। वीर प्रताप जी आइए बैठिए। तो क्या नहीं पता? वीर प्रताप जी ने बैठते हुए पूछा। उदय ठाकुर ने सारी बात उन्हें बताई। सारी बात सुनकर वीर प्रताप जी ने कहा, तो देर किस बात की है? चलते हैं बारात लेकर और ले आते हैं इस घर की होने वाली बहू को। लेकिन बच्चों को पता नहीं है, देवेंद्र जी ने कहा। वीर प्रताप जी ने कहा, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता देंगे। क्यों कांता प्रसाद जी, सही है ना? जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। आप किस काम से आए थे? उदय ठाकुर ने पूछा। नहीं, कुछ जरूरी नहीं था, आप लोग बात कीजिए, मैं फिर आता हूँ। कहकर उदास मन से कांता प्रसाद जी चले गए। वो घर पहुँचे तो उन्होंने सारी बात रेखा और आकांक्षा को बताई। आकांक्षा, जिसके मन में आदित्य बस चुका था, वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि आदित्य किसी और से शादी कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। सब जानते थे कि उदय ठाकुर की कही गई बात को कोई नहीं टाल सकता, और आदित्य तो बिल्कुल भी नहीं। कांता प्रसाद के मन में जहां उदय ठाकुर के लिए मान सम्मान था, सब एक पल में खत्म हो गया। उन्हें नफरत हो गई उदय ठाकुर से। उस नफरत का अंजाम ये हुआ कि उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ओम ठाकुर को जब ये खबर मिली कि कांता प्रसाद उदय ठाकुर के साथ अब नहीं है, धीरे धीरे उन्होंने कांता प्रसाद को उदय के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ओम ठाकुर पहले से ही अपने पिता की जायदाद में से कुछ न मिलने से उदय ठाकुर का दुश्मन बना बैठा था। महफिलें जमने लगी और इसी सब के चक्कर में कांता प्रसाद की जमींदारी हाथ से निकल गई। सब कुछ बिक गया। जब तक उन्हें होश आया, वो सब कुछ खो चुके थे। उन्होंने सब जो बचा था उसे बेचकर लंदन जाने का मन बना लिया, जहां उनके एक दोस्त ने उन्हें वहां आकर पैसा कमाने के लिए कहा। आकांक्षा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कांता प्रसाद ने उसे जल्दी वापस आने के लिए बोला तो वो मान गई। आकांक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। दूसरी दुनिया, दूसरे लोग जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थे, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आने लगे। आकांक्षा ने वापस इंडिया आने का इरादा बदल दिया और वहीं के लड़के से शादी कर ली। सब ठीक था, लेकिन जिससे आकांक्षा ने शादी की, एक एक्सीडेंट में वो दुनिया छोड़कर चला गया। कांता प्रसाद को पता चला कि उदय ठाकुर अब नहीं रहे और आदित्य की शादी राधिका से हो गई है। उन्होंने वापस आने का और आदित्य से बदला लेने का मन बना लिया। उन्हें लगता था कि आदित्य की वजह से आकांक्षा की ऐसी हालत हुई है। वो सब वापस आ गए। 2 हफ्ते पहले ही आकांक्षा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने ये बात कांता प्रसाद और रेखा को नहीं बताई। ओम ठाकुर से कहकर विक्रम ने ही आकांक्षा से शादी करने की बात कही। ओम ठाकुर तो खुश हो गए। उन्होंने कांता प्रसाद जी से बात की, वो मान गए, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आकांक्षा की शादी हो चुकी है। ओम ठाकुर को कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने विक्रम को जाकर बात बताई तो वो भी तैयार हो गया। आकांक्षा ने उससे मिलकर बच्चे की बात उसे बताई और ये भी कि उसे ऐसे ही आकांक्षा को अपनाना होगा, वरना वो ये शादी नहीं करेगी। विक्रम उसकी इस बात को मान गया और दोनों की शादी तय हो गई। शाम हो चली थी। आदित्य का घर चारों तरफ लगी हुई लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा था। आदित्य राधिका का हाथ थामे हुए सारा इंतजाम देख रहा था। भुवन और लाजो सभी काम में लगे हुए थे। राधिका आदित्य को वहीं छोड़कर कावेरी के कमरे में चली गई। कावेरी बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ा सा टचअप राधिका ने भी करवाया। तभी शीतल जी कमरे में आई और बोली, अरे मेरी दोनों बेटियां तो पहचान में ही नहीं आ रही, इतनी सुंदर लग रही हैं दोनों। उन्होंने अपने आँख के कोने से काजल निकालकर दोनों को लगाया। वो बोली, मेहमान आना शुरू हो गए, अभी वीर प्रताप जी भी सबके साथ आते होंगे। राधिका, ये दोनों की सगाई की अंगूठी तुम रखो, जब कावेरी को बाहर लाओगी तब लेती आना। राधिका ने हाँ बोला। शीतल बाहर जाने लगी तो कावेरी ने कहा, आंटी आंटी ये। उसने अपने हाथ से फोल्ड किया हुआ पेपर शीतल को दिया। ये क्या है? कहकर शीतल ने वो पेपर खोला। वो बैंक का चेक था। शीतल और राधिका दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। शीतल ने पूछा, ये क्या है बेटा? ये मम्मी ने मुझे दिया था,
मेरी शादी के लिए उन्होंने ये कहते हुए आंखें भर आई। राधिका ने उसे साइड से पकड़ा। शीतल ने उससे कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते? इसे तुम अपने पास रखो। शीतल ने उसे गले से लगाकर कहा, मैं माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन मासी जरूर बन सकती हूँ। सबकी आंखें भर आईं। तभी लाजो आई और बोली, कावेरी दीदी, आ गए आपके साहब। शीतल ने राधिका और लाजो को कावेरी को बाहर लाने को बोला और खुद बाहर चली गई। देवेंद्र जी, शीतल, आदित्य और भुवन, वीर प्रताप जी, रूपाली और राघव को लेने दरवाजे तक आए। बधाई हो समधी जी, कहते हुए देवेंद्र जी ने वीर प्रताप जी को गले से लगा लिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई, वीर प्रताप जी ने कहा। रूपाली और शीतल ने भी एक दूसरे को बधाई दी। आदित्य ने राघव को गले से लगा लिया और बोला, बधाई हो मेरे यार। राघव ने भी कस के आदित्य को गले से लगा लिया। भुवन ने भी राघव को बधाई दी। सब लोग अंदर आ गए। राघव को ले जाकर आदित्य ने स्टेज पर रखे हुए सोफे पर बैठा दिया। राघव ने इधर उधर देखते हुए आदित्य से पूछा, भाभी कहाँ हैं? और लाजो जी, दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो दोनों अंदर हैं, आदित्य ने कहा। वीर प्रताप जी और रूपाली आए हुए मेहमानों से मिल रहे थे। साथ में देवेंद्र जी और शीतल को भी मिलवा रहे थे। कुछ देर बाद रूपाली ने शीतल से कहा, हमारी बहू को बुला लीजिए। शीतल ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और एक नौकर को कावेरी को बुलाने के लिए बोला। उसने जाकर राधिका को कहा कि आपको नीचे बुला रहे हैं। राधिका ने कावेरी को चेयर पर से उठाया, उसका दुपट्टा ठीक किया, उसे लेकर बाहर आ गई। कावेरी के एक तरफ राधिका और दूसरी तरफ लाजो थी। राधिका कावेरी को स्टेज पर लेकर गई। राघव कावेरी को देखकर खड़ा हो गया। राधिका ने दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। राधिका ने साथ में लाई हुई अंगूठियां दोनों को दी और राघव से कहा, राघव जी, पहले आप कावेरी को अंगूठी पहनाओ। राधिका ने कावेरी का हाथ आगे किया। राघव ने कावेरी के हाथ को पकड़ा और बड़े प्यार से उसे अंगूठी पहनाई। सबने ताली बजाई। राधिका ने कावेरी को अंगूठी दी और कावेरी ने थोड़ा सा शर्माते हुए अंगूठी राघव को पहना दी। जैसे ही कावेरी ने राघव को अंगूठी पहनाई, ऊपर से फूल गिरने लगे। सबने ताली बजाई। दोनों को बैठाकर आदित्य और राधिका स्टेज पर से उतर आए। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मुझे आपके साथ की और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।